अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मालकिन, खाना लाए हैं आपके लिए। नहीं राम कटोरी, हमारा खाना खाने का मन नहीं। क्यों? हमारा मन इस दुनिया से उच्चाट हो गया है। ये क्या कह रही है मालकिन? कल रात को भी आपने कुछ नहीं खाया था। तो क्या हुआ? इंसान अगर एक दिन खाना नहीं खाए तो मर तो नहीं जाएगा। इंसान मरता है दुखों और चिंताओं से। देखिए मालकिन, हम आपको खाना खिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इतनी जिद क्यों कर रही है? जिद करूंगी तभी तो आप खाना खाएंगी। कितनी अजीब बात है, जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, जिनके साथ मेरा जन्म मरण का रिश्ता है, उनके मन में कभी ये बात नहीं आती। तुमसे मेरा क्या रिश्ता है? क्यों मेरा इतना ध्यान रखती हो? मालकिन, हम क्या, हमारी औकात क्या। हम गरीबों को जिस तरह रखा है आपने, हर सुख में हर दुख में कितना साथ दिया है, इतनी उपकार की है आपने कि मैं गिनती भी नहीं गिन सकती। वो सब किस रिश्ते से किया? आखिर क्या जरूरत थी आपको? क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? किसी ने सच ही कहा है कि भगवान गरीब और दुखियारों के मन में ही बसता है। तो मान लीजिए ना हमारी बात, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। माँ, राम कटोरी, मैं खाना बाद में खा लूंगी, पहले तुम चाय ले आओ। जी। और हाँ, खाना लेती जाना। अच्छा। क्या कुसुम ने आने से इनकार कर दिया? माँ, उसका दिमाग खराब हो गया है, वो बददिमाग हो गई है। ये क्यों नहीं कहता कि उसने तुझे घर से बाहर निकाल दिया? माँ, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो मुझे मुजरिम समझती है। ये बात उसकी बहुत देर से समझ में आई। तो उसके पास पति बनकर नहीं, मुजरिम बनकर गया था। आज तेरी असलियत उसके सामने आ गई। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मगर मुझे उसकी परवाह है। वो इस हवेली की इज्जत है, सम्मान है, इस हवेली की मर्यादा है। मगर माँ, वो इस बात को नहीं समझती। वो मुझसे नफरत करती है और मुझसे बदला लेना चाहती है। पत्नी तो पति की लंबी उम्र की कामना करती है। वो तो पति की जिंदगी के लिए यमदूत से भी लड़ जाती है और सीता बनकर वनवास जाने को भी तैयार हो जाती है। यदि पत्नी के दिल में नफरत पैदा हो जाए तो यह उस पति का दुर्भाग्य है। और यदि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से बदला लेने पे आ जाए तो यह समझना चाहिए कि यह उसकी सहन शक्ति की अंतिम सीमा है। कुसुम के दिल में तेरे लिए नफरत ना तो इस हवेली के लिए अच्छी है और ना ही तेरी जिंदगी के लिए। विनोद, मैं तेरी मां हूं।
यदि तेरी और कुसुम की जिंदगी में से मुझे किसी एक के लिए प्रार्थना करनी पड़े तो मैं कुसुम की जिंदगी के लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि ना तो तू एक अच्छा बेटा है और ना ही अच्छा पति। विनोद, एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले। कुसुम ने तेरे से बदला लेने की बात की है। हो सकता है कुछ दिन में वो बात भूल जाए। अगर ये बात ठाकुर भूपेंद्र सिंह के कानों तक पहुंच गई तो तुझे तेरी जिंदगी से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। छोटी सी उम्र में इतनी शराब पीने लगे हो, यही तो हाल होगा। हाँ, जोर से सांस लो। हाँ। अब डॉक्टर साहब, अरे करण, आइए बैठिए। देखिए, मैं दवाइयाँ लिख कर दे दूंगी, ठीक से लेते रहना। हाँ, आप जिससे मिलने आए हैं वो इस वक्त नहीं है यहाँ पर। यानी कि कुसुम बिल्कुल ठीक हो गई? पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई, लेकिन अब उसे सिर्फ देखभाल की जरूरत है और ये काम उसके घर वाले ही बेहतर कर सकते हैं। ये लो, ठीक से लेते रहना, और अब शराब पी कर आओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मगर अफसोस तो इस बात का है करण कि अब वो अपने पैरों पर चलने फिरने के लायक नहीं रही। क्या मतलब? कुसुम अब व्हील चेयर पर है। What? व्हील चेयर पर? आप ये कहना चाहती है कि वो अपाहिज हो गई? हाँ, अब कुसुम अपाहिज हो गई है। डॉक्टर साहब, क्या वो जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी? देखिए करण, फिलहाल मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकती। मैंने कुसुम पर बहुत से टेस्ट किए हैं और बहुत से टेस्ट करने बाकी हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि इस हादसे से उसे अजीब किस्म का सदमा पहुंचा है, जिससे उसका दिल दिमाग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है और सबसे ज्यादा असर उसके पैरों पर पड़ा है। मैं क्या कर पाऊंगी क्या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। मुझे उससे मिलना पड़ेगा। नहीं करण, देखिए, जब तक हम प्रगति से नहीं मिले थे, हमें हवेली और ठाकुर भूपेंद्र सिंह के बारे में बहुत सी बातें मालूम नहीं थी। वो सब जान लेने के बाद अब ये मुनासिब नहीं कि आप हवेली में वापस जाएं और फिर ठाकुर भूपेंद्र सिंह के पास जाकर कुसुम से मिलना एक नए शक को जन्म दे सकता है। शक? कैसा शक? देखिए करण, हवेली से आपका जो रिश्ता है वैसे भी उन लोगों को पसंद नहीं है। फिर आप अमिता के पति हैं, उसी की वजह से तो आपने हवेली छोड़ी थी ना। उस पर से प्रगति के हमदर्द हैं आप, और वो आपकी हमदर्द है। भूपेंद्र सिंह कुसुम का पिता ही नहीं, ठाकुर का दोस्त और समधी भी है। वो लोग बड़े खतरनाक और जहरीले हैं। ऐसे में हवेली में जाना आपके लिए गलत ही नहीं बल्कि खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो... देखिए, आप अपनी हमदर्दी अपने पास रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको इस हमदर्दी की बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ जाए। प्रगति? अरे, मैं तो इतनी दबी हुई कदमों से आई थी, तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं, तो फिर कैसे पहचान लिया कि मैं हूँ? तेरे कदमों की आहट ही से हम तो जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। प्रगति, मैं तुम्हारे कदमों की आहट को ठीक उसी तरह पहचान सकता हूं जिस तरह अपने दिल की धड़कन को। जब तुम हरदम मेरे दिमाग में रहती हो, मेरे ख्यालों में रहती हो, मेरे दिल में रहती हो, मैं तुम्हारे कदमों की आहट को कैसे नहीं पहचानूंगा? राजेश,
ये सुनकर मुझे ताज्जुब तो हुआ, लेकिन उससे ज्यादा मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं प्रकृति, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें मेरे सामने शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन जो एहसास दिल में उभरे उसे छुपाना भी तो नहीं चाहिए। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे दिल में एहसास तो पैदा हुए, बल्कि मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि ये एहसास इतने बढ़ जाएं कि क्या? आगे कहो ना। सब कुछ मैं ही कहूं, तुम कुछ नहीं कहो। दरअसल मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आई थी। तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? एक मिनट, पहले मुझे अपनी आंखों पर विश्वास कर लेने दो कि मेरे सामने प्रकृति खड़ी है ना। हम जरा बैठ जाएं, मुझे अपने दिल को जरा संभाल लेने दो प्लीज। तो अब कहो। कहना क्या, मैं तो यहाँ तुमसे पूछने आई थी कि मेरी गैरहाजिरी में यहाँ क्या क्या हुआ। ओह, तो यूँ कहो कि तुम जो मुझे जिम्मेदारी सौंप कर गई थी उसकी रिपोर्ट चाहिए तुम्हें। तो रिपोर्ट ये है कि कोर्ट ने विकास भैया की बेल की एप्लीकेशन मंजूर कर ली है। ये तो मैं जानती हूँ, और कोई नई बात? हाँ, नई बात तो है। धर्मा मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। एक कार जिसका नंबर है MAP 4567, वो इस केस में शामिल की गई। किसकी कार है? ये पूछो कि इस कार का मालिक कौन है। इस कार का मालिक कौन है? बहुत ही चौंका देने वाला नाम है। चौंका देने वाला नाम? कौन है वो? ठाकुर भूपेंद्र सिंह। क्या? हाँ, इस कार का एविडेंस के तौर पे शामिल होना, इसका मतलब ये होता है कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह इस केस में किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व जरूर है। अरे प्रकृति बेटे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे, कब आई कलकत्ता से? आज ही वापस आई। बैठो बैठो। अच्छा ये बताओ, कैसा रहा तुम्हारा सफर? अंकल, मेरे सफर की एक भी ऐसी बात नहीं है जो बताने लायक हो। मैं तो बेचैनी से सुनना चाहती हूँ कि विकास भैया का केस कहाँ तक आगे बढ़ा। बेटे एक बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ बेटे, वो कार यानी MAP 4567 से भूपेंद्र की बेटी कुसुम का एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है। इस एक्सीडेंट में वो बुरी तरह से घायल हो गई। बस उसकी जान बच गई है, लेकिन वो अपाहिज हो चुकी है। हाँ बेटे, यह खबर मुझे इंस्पेक्टर विक्रम ने दी है। उसने ये भी कहा कि वो मां बनने वाली थी और इस हादसे में उसका बच्चा भी। Oh my God! ये सच है प्रकृति बेटी। इस केस का एक और अफसोसनाक पहलू है। वो ये है कि भूपेंद्र की वो कार जो इस मर्डर केस में शामिल थी, उसके बारे में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है कि जिस दिन धर्मा का मर्डर हुआ उसी दिन वो कार चुराई गई थी और ठीक दूसरे दिन वो मिल भी गई थी, जिससे भूपेंद्र का नाम इस केस से हट गया। और इसमें इंस्पेक्टर तिवारी उसकी मदद करता रहा है। अब हम भूपेंद्र को इस केस के सिलसिले में अदालत में तलब नहीं कर सकते, यानी दूसरे मायने में यह कहा जाए कि हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन बेटे, जिस शख्स को कानून, जिस शख्स को अदालत कोई सजा नहीं दे सकती, उसी शख्स को भगवान ने एक बहुत बड़ी सजा दी है। इससे बड़ी सजा एक बाप के लिए और क्या हो सकती है कि उसकी अपनी ही बेटी अपने बाप की वजह से अपाहिज हो गई। अंकल, ये खबर सचमुच बहुत ही अफसोसनाक है। सजा तो विनोद को मिलनी चाहिए, उसके खानदान को मिलनी चाहिए, उन कमीनों को मिलनी चाहिए जिनके गुनाहों का कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन
पता नहीं कैसे वो सजा से बच जाते हैं और बेकसूर और मासूम लोगों को सजा भुगतनी पड़ती है। अंकल, मैं कुसुम से मिलने जाऊंगी, लेकिन पहले ये बताइए कि विकास भैया का क्या होगा? बेटे, अगले आर्गुमेंट की डेट हमारे फेवर में आ रही है और सबसे अहम बात यह है कि इस केस का चश्मदीद गवाह झूठा साबित हुआ और वो पिस्तौल जिससे धर्मा का मर्डर हुआ था आज तक नहीं मिला। सिर्फ विकास की उंगलियों के निशान मिले हैं, जिससे विकास की जाए वारदात पर मौजूदगी साबित तो होती है, मगर उसे कातिल करार नहीं दिया जा सकता। बेटे, मैं इंस्पेक्टर तिवारी के हर दावे को झूठा साबित करूंगा और अपनी जिरा से अदालत में विकास को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। डैडी, जरा रुको तो। बेटी, तो यहाँ क्यों आई? डैडी, घर बैठे बैठे मैं बहुत उकता गई थी। सोचा शायद यहीं मेरा मन लग जाए, इन बच्चों के बीच। अब इन बच्चों को देखकर तुम और डिप्रेस हो जाओगी। चलो, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता। करण, नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। नमस्ते कुसुम जी। नमस्ते। डैडी, ये करण है। ठाकुर साहब, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम सब कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में। कुसुम जी, आपके इस हादसे के बारे में मुझे पता चला, दिल को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ आज मुझे आपको इस हालत में देखकर हो रही है। ये सब कुछ आप ही के साथ क्यों हुआ है? इसके बारे में कई बार सोचा है मैंने, और फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद ये ऊपर वाले की मर्जी हो। उसकी मर्जी के आगे तो हम लोग बेबस हैं ना। और मुझे यकीन है कुसुम जी कि आप बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर से अपने पैरों पर चलने फिरने की ताकत आ जाएगी आपके पास। हमदर्दी के लिए शुक्रिया करें। हम अपनी कुसुम का बेहतर से बेहतर इलाज करवाएंगे। जरूरत पड़ी तो अमेरिका भी जाएंगे। हमारी बिटिया जल्द ठीक हो जाएगी। मैं इनकी सेहत के लिए दुआ मांगूंगा ठाकुर साहब। करण, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है। इधर आओ बेटे। मुबारक हो कुसुम जी, बेटा हुआ है।
कुसुम? हाँ। अच्छा करण, अब हम घर चलते हैं। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।